इस समय हम प्रयागराज में, प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के पास छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इनकी मांग है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कहा गया है कि 2 दिवस की परीक्षा कराई जाएगी, तो छात्र इनका विरोध कर रहे हैं। कहीं न कहीं छात्रों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि जो दो दिवसीय परीक्षा होगी उसको एक दिन में ही निपटाया जाए, वो उसके लिए छात्र तैयार नहीं है और लामबंद है और आज यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। आंदोलन जारी रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। क्या करेंगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी? आगे क्या करेंगे? धरना अनवरत जारी रहेगा। तो ये जो छात्र है इनकी मांगे हैं कि ये जो परीक्षा है वो एक ही बार में करा ली जाए, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो छात्र लामबंद रहेंगे और यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24। यूपी के प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों की लाठीचार्ज पर अखिलेश यादव का तंज, कहा छात्रों पर लाठीचार्ज निंदनीय। दरअसल यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पीसीएस 2024 की प्री और आरओ 2023 की प्री परीक्षा को 2 दिन में कराने के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि ये परीक्षा एक ही दिन में कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की मांग कर रहे थे। छात्र संघर्ष समिति ने पहले ही विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रखा था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर रखे थे। कई थानों की फोर्स, पीएसी बल, अर्धसैनिक बल आयोग के बाहर तैनात कर दिया गया था। आयोग के आने वाले जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। छात्र जैसे ही बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों की भीड़ को खदेड़ा। यहाँ आपको ये भी बता दें, प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि आयोग जब तक एक दिन में परीक्षा कराने का नोटिस नहीं निकालता, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मिट्टू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल शूटर शिव कुमार सहित 5 आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम प्लेन से मुंबई लेकर पहुंची। रविवार के दिन मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। बहराइच के रहने वाले शिव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के 4 अफसर 25 दिनों से जिले में कैंप लगाकर बैठे हुए थे। पुलिस के मुताबिक शिव कुमार ने पूछताछ में बताया कि हत्या का ऑर्डर उसे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दिया था। शिव ने यह भी बताया कि वह और दूसरा शूटर धर्मराज एक ही गाँव के रहने वाले है। वो पुणे में कबाड़ की दुकान में काम किया करते थे। उसकी और शुभम लोंकर की दुकान अगल बगल में थी। शुभम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और उसने स्नैपचैट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से उसकी बात कराई थी। हत्या के लिए 10 लाख रुपए देने का वादा भी किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि हत्या के बाद हर महीने कुछ न कुछ राशि भी मिलती रहेगी। पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर की शाम उनके बेटे जिशन सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मौके से पुलिस ने धर्मराज कश्यप और गुरनेल सिंह को गिरफ्तार किया था। हालांकि शिव कुमार मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों के लिए हो रहे चुनाव का प्रचार अब पूरी तरह परवान पर है, जहां सभी राजनीतिक दल अपने जातिगत और राजनीतिक समीकरणों को बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे नेता भी रंग बिरंगे तरीके से मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जहां अपने गले में भिक्षामदेही की तख्ती लटकाकर वोटों की भीख मांग रहे हैं, वहीं कभी ट्रैक्टर पर तो कभी स्कूटर पर वे सवारी करते नजर आते हैं। यही नहीं, 74 साल की उम्र में उन्हें मतदाताओं के साथ डांस करने में भी कोई गुरेज नहीं है। इसी तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा डांस भी खासा लोकप्रिय हो रहा है और अपने साथ अपने गमछा डांस के जरिए वे सभी लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं खीवसर पर अपनी परंपरागत सीट को अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल के लिए बचाने में जुटे या उनके लिए वोट मांग रहे हनुमान बेनीवाल भी अपने तेज तर्रार भाषणों के अलावा कभी घोड़े पर तो कभी बग्गी पर तो कभी बुलडोजर से अपना स्वागत कराते नजर आ रहे हैं। 13 तारीख को किसके पक्ष में मतदाता वोट डालेंगे, यह तो नतीजा आने पर ही पता चल पाएगा। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। गुजरात की वाव विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी। सबकी निगाहें निर्दलीय उम्मीदवार पर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ गुजरात की वाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि सत्ता प्रदर्शन बहुमत से बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के लिए इस सीट के नतीजे से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के बागी उम्मीदवार मावजी पटेल ने वाव के दंगल को रोचक बना दिया है। बनासकांठा लोकसभा की ये सीट 2022 के चुनाव में कांग्रेस नेता गेनीबेन ठाकुर के जीतने के बाद खाली हुई है। कांग्रेस ने वाव सीट से पूर्व विधायक और गेनीबेन ठाकुर के करीबी गुलाब सिंह राजपूत को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने स्वरूप जी ठाकुर मैदान में है। बीजेपी ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ने के लिए मावजी पटेल समेत कुल 5 बागियों पर गाज गिराते हुए 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया है। वाव विधानसभा सीट का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर सीट पर पिछली बार की तरह कांग्रेस जीत होती है तो यह नतीजा इस क्षेत्र के 3 बड़े नेताओं का खत तय करेगा। इसमें गेनीबेन ठाकुर, अल्पेश ठाकुर और शंकर चौधरी शामिल है। वहीं बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मावजी पटेल की एंट्री
से वाव का चुनाव रोचक हो गया है। अब देखना है कि बाबूजी पटेल की बगावत किसको भारी पड़ती है। इसका फैसला 13 तारीख को चुनाव के लिए होने वाले मतदान पर निर्भर करेगा। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में बीजेपी ही नहीं बल्कि अब कांग्रेस के नेताओं को भी सता रहा फोन टैपिंग का डर। दरअसल मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक और पूर्व गृह मंत्री जो कि शिवराज सरकार में रहे थे, भूपेंद्र सिंह, उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं कि उनके फोन की जो डिटेल है वो यहाँ पर सीडीआर निकाली जा रही है, उसकी डिटेल्स निकाली जा रही है बातचीत की। और ये आरोप भूपेंद्र सिंह ने लगाए जब सागर में योजना समिति की बैठक हुई थी, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने ये बात कही, जिसके बाद उस पर बवाल मच गया। कांग्रेस के नेता यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि इस तरह से अगर बीजेपी में पूर्व गृह मंत्री के फोन की डिटेल निकाली जाती है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, वो सारे मंच पर इस तरह से बात करते हैं कि उनको खतरा है, तो इस तरह के इस बीच में उन्होंने ये भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही होंगी। ना सिर्फ बीजेपी के नेता, अब कांग्रेस के नेता भी अब खुले मन से कहते हैं कि क्या उनके भी फोन टेप हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केशवान के घने जंगलों में बीते कल आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है। अभी भी यहां पर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। इस ऑपरेशन का ये मकसद है कि जितने भी आतंकी इस घने जंगलों में छिपे हुए हैं, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। दरअसल सुरक्षा बलों को बीते कल एक पुख्ता इनपुट मिला था कि आतंकी जो हैं यहां पर जंगल में छिपे हुए हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने बीते चंद दिन पहले 2 वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया, लगातार आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हैं, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान एक भारतीय सेना का जवान शहीद हो जाता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। सूत्रों के अनुसार खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को कनेडियन सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अर्श डल्ला के ऊपर शक है कि उसका कहीं ना कहीं मिल्टन शूट आउट में जो पिछले महीने हुआ था उसमें सीधा सीधा हाथ है। अर्श डल्ला का एक और साथी है जिससे कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ भी कर रही हैं और इस समय अर्श डल्ला किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया है। 2020 से पहले अर्श डल्ला फर्जी पासपोर्ट के सहारे कनाडा में पहुंच गया है, जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ सरी में रहता है। लेकिन अब सभी की नज़रें कनेडियन सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर हैं कि कनेडियन सुरक्षा एजेंसियां अर्श डल्ला की गिरफ्तारी डालती हैं, जहां फिर उससे पूछताछ करने के बाद अर्श डल्ला को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहीं पर सीधा सीधा जो अर्श डल्ला के लिंक हैं वो सीधे ISI के साथ भी हैं और हरदीप सिंह निज्जर का राइट हैंड मैन माना जाता है अर्श डल्ला। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में आज से शुरू हो चुका है एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आगाज। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है और आज पहले दिन यहाँ पे 3 मैच खेले जाएंगे। आज के जो मुकाबले हैं उसमें जापान साउथ कोरिया का मैच है और इसके बाद चीन और थाईलैंड खेलेंगे, जबकि असम में यहाँ पर भारत और मलेशिया के बीच में मुकाबला 4:45 पे शुरू होगा। हालांकि कीड़ों के प्रकोप के चलते कुछ समय में इसमें बदलाव किए गए हैं और जिसके चलते शाम का मैच अब 4:45 में शुरू कर दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत सहित 6 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत मौजूदा चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन है और यहाँ पर इस बात को देखने वाली बात हुई है कि ये जो एस्ट्रो ट्रफ मैदान बना है ये बिहार का पहला एस्ट्रो ट्रफ मैदान है और बिहार राज्य खेल अकादमी परिसर में ये स्थित है। यहाँ पर काफ़ी तैयारियों के साथ ये मैच का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार बिहार इस तरह के किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी टूर्नामेंट का मेज़बानी कर रहा है। इसलिए सारे देश की निगाहें इस टूर्नामेंट पे लगी हुई हैं। क्या मैं सनी के साथ अमिताभ ओझा, राजगीर, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव इस बार खासे दिलचस्प नजर आ रहे हैं। इस बार ये चुनावी युद्ध पोस्टर्स और होर्डिंग के जरिए लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे कटोगे के नारे के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी नया नारा दिया है।
जिसमें कहा गया है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। लखनऊ में बसपा दफ्तर के आगे इसका बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही जवाब देने की कोशिश की गई है। इस पोस्टर में ऊपर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। इस बीच सपा दफ्तर के बाहर भी एक नया होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अली भी है, बजरंगबली भी है, पीडीए के संग एकता की टोली है। ये पहला ऐसा मौका है जब उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी इतनी शिद्दत के साथ मैदान में उतरी है, लिहाजा पोस्टर वॉर में वो भी पीछे नहीं रहना चाहती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आगामी 13 नवंबर को होने वाला है। उसके लिए अब से कुछ ही देर के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। अगर 4 सीटों की बात करें तो 3 पे विपक्ष और 1 सीटों पर सत्ताधारी पार्टी का कब्जा है। आज चुनावी प्रचार में अंतिम समय में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ सत्ता पक्ष जहां उपचुनाव 2025 में होने वाले विधानसभा का सेमीफाइनल मानकर विपक्ष की तीनों सीटों तरारी, रामगढ़ और बेलागंज को झटकने की कोशिश में जुटा है, वहीं विपक्ष अपनी जीती हुई सीट को बचाने के साथ ही सत्ता पक्ष की जीती हुई 1 सीट इमामगंज पर नजर गड़ाए हुए है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता इन सभी सीटों पर धुआंधार प्रचार के लिए चारों विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। केरल के वायनाड में चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है। दरअसल वायनाड में लोकसभा सीट के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, उपचुनाव ये हो रहा है और इसके लिए प्रियंका गांधी वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। उनके भाई लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज प्रचार में जोर शोर से उतर गए हैं और रोड शो वहां पर किया जा रहा है। 2 रोड शो वहां पर करने हैं, जिसमें लगातार दोनों रोड शो जारी है और भारी उत्साह उस रोड शो में बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज केरल के वायनाड में 2 रोड शो कर रहे हैं। वहीं विपक्षी की अगर बात करें तो विपक्ष में जो प्रियंका गांधी के खिलाफ इस चुनाव में सीपीआई के उम्मीदवार हैं सत्यन मुकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास मैदान में हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए वायनाड की ये सीट पहले से ही सुरक्षित मानी जा रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने भी इस सीट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर के हालात जो है जस के तस बने हुए हैं। लगातार AQI 400 के आसपास ही बना हुआ है, जिसके चलते बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। जैसे ही लोग खुली वातावरण में जा रहे हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ के साथ ही उनको एक घुटन सी महसूस हो रही है, जिसका ऊपर जो है वो फेफड़ों के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिस तरीके से स्कूल में एक्टिविटी हो रही है तो उसका असर जो है वो सीधे बच्चों पर भी पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली में 72 विधानसभाओं में जो पानी का छिड़काव है वो लगातार जारी है, लेकिन प्रदूषण का प्रकोप जो है फिर भी बना हुआ है। इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तमाम तरीके की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन प्रदूषण के सामने सरकारों की कोशिशें बौनी दिखाई दे रही हैं। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली में अक्टूबर का महीना 74 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा और नवंबर के पहले हफ्ते में भी ये ट्रेंड जारी दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चूंकि पश्चिमी विक्षोभ के ना होने की वजह से ही इस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है और गर्मी लगातार बरकरार है। ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा है उससे स्थिति और ज़्यादा ख़राब दिल्ली एनसीआर में दिखाई पड़ रही है। लगातार AQI 400 के पार है और कुछ जगहों पर 600 के आसपास भी चला गया है। खास करके सुबह और शाम के वक्त में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। मौसम विभाग और लगातार जानकार ये कह रहे हैं कि चूँकि हवा की गति इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए जो पोल्यूशन है वो यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। सर्दी का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो फिलहाल आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि अल नीना का इफेक्ट जो है वो दिसंबर से पहले नहीं दिखेगा और जब वो आएगा तो दिल्ली वालों को ठिठुरन महसूस होने लगेगी। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के साथ ही यहाँ घाटी में सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है। गुरेज के ऊपरी तुलेन इलाके में बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि बर्फबारी काफी हल्की हुई, लेकिन इस बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों में श्रीनगर सहित लोग ठंड का एहसास कर रहे हैं। श्रीनगर में भी धुंध का माहौल है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक पूरी कश्मीर घाटी में कई इलाकों में बारिशें और खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की आशंका है। और इसके साथ ही सर्दियों का जो मौसम है वो कश्मीर घाटी में शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में अब इसी प्रकार से देखा जाएगा कि अधिकतर समय बारिशें बर्फबारी होगी। हालांकि पिछले कुछ समय से घाटी के अंदर बारिशें बर्फबारी नहीं हुई थी। बारिशों में काफी जो कमी है वो देखी जा रही थी, लेकिन मौसम में इस बदलाव के साथ अब उम्मीद जताई जा रही है कि बारिशें भी होगी और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ बर्फबारी भी रिकॉर्ड की जाएगी। कैमरामैन मुजीब रशीद के साथ आसू साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। यूपी के उपचुनाव में सुनाई देने वाला नारा बटेंगे तो कटेंगे इस बार महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में भी सुनाई दिया, लेकिन उसका असर देखने नहीं मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहले ही शुरुआती जो सभा थी उस सभा में ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर एक नया नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब यही नारा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने आज महाराष्ट्र के तमाम छोटे बड़े जो अखबार है उस पूरे अखबार में एक है तो सेफ है इस नाम की वहां पर एक इश्तिहार पब्लिश किया है। इसके बाद एनसीपी अजित पवार गुट ने इस नारे का विरोध किया है। इसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार का विरोध किसी भी काम का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि एक तरफ मराठवाड़ा में मराठा समाज उसके खिलाफ है, ऐसे में ओबीसी, एससी और एसटी को लेकर साथ में चलना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। लॉरेंस बिश्नोई के जाने दुश्मन गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनीषा चौधरी को हरियाणा पुलिस की एसटीएफ और गुरुग्राम की पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। दरअसल कौशल चौधरी के जेल जाने के बाद मनीषा चौधरी ही उसके गैंग की कमान संभाल रही थी और मनीषा चौधरी खुद भी कई फिरौती के मामलों में लिप्त रही है और कौशल चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुकी है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के मेंटोर विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में जब कौशल चौधरी का नाम सामने आया था, जिसके बाद ही जो लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, इन दोनों की दुश्मनी को लेकर कई बार गैंग वॉर की नौबत आ चुकी है। दोनों एक दूसरे के गुर्गों पर हमला करने से भी नहीं चूकते और जहां तक बात करें कौशल चौधरी की, वो 2021 से ही गुरुग्राम की भोंसी जेल में बंद है और उसके गैंग की कमान यही मनीषा चौधरी संभाल रही थी और मनीषा ही उसके गुर्गों को इशारा करती थी कि किससे फिरौती वसूलनी है और किस तरीके से पुलिस को चकमा देना है। के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने जाल बिछाकर एक दंपत्ति को पकड़ा है, जो दंपत्ति लगातार बच्चा चोर गिरोह से सक्रिय है। करीबन 1 वर्ष से लगातार सैकड़ों से ज्यादा जो बच्चे थे पश्चिम बंगाल से गायब हो चुके थे। ये गिरोह लगातार सक्रिय होते जा रहा था। वही सीआईडी ने एक जाल बिछाया और इस गिरोह के इन दोनों दंपत्ति से संपर्क किया। संपर्क करने पर इन्होंने कहा कि इनके पास एक बच्चा है जो 4 लाख रुपए में इसे बेचेंगे और सीआईडी ने पूरी तरह से शालीमार स्टेशन में जाल बिछाया और ये दंपत्ति बिहार के गया से इस बच्चे को चुराए थे और जो ही शालीमार स्टेशन पहुंचे वहीं पे सीआईडी ने इन्हें धर धर पहुंचा। सीआईडी लगातार पूछताछ करने पर पता चली है कि ये दंपत्ति लगातार एक बड़े गिरोह से जुड़े हुए हैं। ये गिरोह पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में कई बच्चों को बेचा है और अब सीआईडी पूरी तरह से शिकंजा कसते जा रहा है। फिलहाल इन्हों दोनों दंपत्तियों से उस बच्चे को यहाँ पे हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और ऐसे तत्वों को सीआईडी जुटाने में जुट चुकी है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा।